नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खेल और खेल के सिद्धांत अर्थात प्ले एंड प्ले थ्योरीज। जैसा कि हम जानते हैं कि खेल हमारी मूल प्रवृत्तियों में सम्मिलित है। खेल के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक विकास करते हैं। खेल से हमें पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है और एक रिफ्रेशमेंट का अनुभव करते हैं। खेलों को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। खेल और खेल के सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय खेल अधिकार संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री निक निल्सन ने, जिन्होंने 1989 में भारत का भ्रमण किया, अपने एक वक्तव्य में कहा कि बच्चों द्वारा अतिरिक्त समय में प्रसन्नता पूर्वक किया गया कार्य तथा बच्चे अपने अतिरिक्त समय में जो भी करना चाहें वह खेल कहलाता है। इन्हीं की एक और परिभाषा के अनुसार कोई भी कार्य जो जीवन के प्रति लगाव और प्यार उत्पन्न करे खेल कहलाता है। Anything which makes one love to live is called play। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेल एक ऐसी आंतरिक इच्छा है जो हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर ऐसी शारीरिक क्रियाओं की ओर ले जाती है जिससे हमारा वृद्धि और विकास संभव होता है। खेल में किसी व्यक्ति को तैयार करने अथवा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु वह अपनी आंतरिक इच्छा अनुसार उसमें भाग लेता है। इससे मानव को हर्ष और संतोष मिलता है। बच्चा इसलिए खेलता है क्योंकि वह अपनी आंतरिक इच्छा को व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। हम खेलों की ओर सुगमता से और इच्छा से खींचे चले जाते हैं। अतः खेलों को शिक्षा में समुचित स्थान देने की शुरुआत की गई है। आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा जगत में खेलों का विशेष महत्व है। इस बात को भी सभी मानने लगे हैं। खेल सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पे आधारित है। खेल हमें क्योंकि प्रिय है, इस संबंध में कुछ सिद्धांत प्रचलित है। पहला, फालतू ऊर्जा का सिद्धांत अर्थात सरप्लस एनर्जी थ्योरी। इसे अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा, शुद्धिकरण का सिद्धांत अर्थात कैथारेटिक थ्योरीज, जिसे रेचन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा, मनोरंजन का सिद्धांत, जिसे रिक्रिएशनल थ्योरीज और मनोरंजन का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। चौथा, स्मरण का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जिसे रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। पांचवा, एंटीसिपेशन थ्योरी, पूर्वाभ्यास का सिद्धांत या प्रत्याशा का सिद्धांत, एंटीसिपेशन थ्योरी।
छठवां, प्रतिद्वंदिता का सिद्धांत। प्रतिद्वंदिता का सिद्धांत राइवलरी थ्योरी। सातवां, सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, अर्थात स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि इन थ्योरीज का क्या महत्व है और ये किस प्रकार प्ले को या खेल को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले फालतू ऊर्जा का सिद्धांत, अर्थात अवशेष या अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रसिद्ध दार्शनिक स्पेंसर और सीलर ने हमारे सामने रखा था। इसमें बताया गया है कि मानव तथा जंतुओं में फालतू ऊर्जा होने के कारण उन्हें खेलने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात यदि मानव और पशुओं में अतिरिक्त ऊर्जा न हो तो वह अतिरिक्त कार्य या मनोरंजन के रूप में खेल को नहीं अपनाएंगे और खेल क्रियाएं इससे व्यय करने में सहायक होती हैं। किंतु सिद्धांत के खंडन के लिए यह तर्क दिया गया है कि कई बार मानव थका हुआ होने पर भी अथवा अस्वस्थ होने पर भी खेलने की इच्छा रखता है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर यह सिद्धांत नहीं दे सका, परंतु हम इस सिद्धांत को भली भांति जानते हैं कि खेलेगा वही जिसके पास ऊर्जा होगी और वह ऊर्जा अतिरिक्त होगी। जहां तक थकान की बात है, थकान के समय में भी अगर मन प्रसन्न हो, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा खपत होती है वो मानसिक होती है। अगर मानसिक रूप से आप स्वच्छंद हैं, आप रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं, आप फ्री महसूस कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है जिसका उपयोग हम खेलने में कर सकते हैं। अतः यह सिद्धांत कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी गलत है कहना ही गलत होगा। अगला सिद्धांत है शुद्धिकरण का सिद्धांत, कैथारटिक थ्योरीज। फ्रायड ने इस सिद्धांत द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि मानव में कुछ दैवीय शक्तियां विद्यमान रहती हैं। उनको प्रकट करने हेतु मानव खेलों में भाग लेता है। उसकी क्रोध, भय और ईर्ष्या आदि शक्तियां खेलों द्वारा नष्ट हो जाती हैं। अतः इस प्रकार की शक्तियों का प्रदर्शन करने के अवसर खेलों में अक्सर आते हैं, जैसे कुश्ती, मुक्केबाजी में क्रोध का प्रदर्शन, बाधा दौड़, तैराकी, गोताखोरी में भय का निवारण तथा अन्य खेल प्रतियोगिताओं में ईर्ष्या आदि मनोवृत्तियों का निदान होता है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि जब हम खेलते हैं तो इन सभी भावनाओं से जो कि निगेटिव है, ऋणात्मक है, उनको दूर किया जा सकता है। साथ ही सकारात्मक भावनाओं को, जैसे प्रेम, परस्पर मिलना, परस्पर मिलकर कार्य करना, परस्पर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का सम्मान करना आदि मनोभाव स्वतः ही जुड़ जाते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए खेल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगला सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत, रिक्रिएशनल थ्योरीज। लॉर्ड केम्स के इस सिद्धांत द्वारा बताया गया है कि मानव स्वयं को ताजा रखने के लिए खेलों में भाग लेता है और उसकी व्यय की गई शक्ति पुनः इनके द्वारा प्राप्त हो जाती है। इस पक्ष को लेकर भी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन प्रारंभ कराया जाता है। आज भी विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में
शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को मुख्यतः मनोरंजन के एक साधन के रूप में उपयोगी माना जाता है। विभिन्न कार्यालयों तथा कारखानों में कर्मचारियों को खेल सुविधाओं का सहारा मनोरंजन के साधनों के रूप में लेते हैं। यह सिद्धांत साधारणतः तो ठीक प्रतीत होता है, किंतु सिद्धांत इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि बालक सवेरे ही खेलना क्यों शुरू कर देते हैं और उसी प्रकार कुछ बड़े लोग सारा दिन ताश अथवा शतरंज क्यों खेलते हैं, जबकि इन खेलों की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनोरंजन, जो कि पुनः शक्ति प्राप्त करने का साधन माना जाता है, की आवश्यकता कुछ कार्य करने के पश्चात ही पड़ती है। अतः फिर मैं यहाँ पुनः इसको परिभाषित करना चाहूंगा कि मस्तिष्क की थकान को तभी दूर किया जा सकता है जबकि मस्तिष्क से संबंधित रोचक कार्यों को किया जाए। अतः मनोरंजन का सिद्धांत सही प्रतीत होता है। पुनः स्मरण का सिद्धांत, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, स्टैनले हॉल का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बच्चा अपना इतिहास दोहराता है और अपने पूर्वजों द्वारा की गई विधियों का अनुसरण करता है। शिकार करने का खेल, एक दूसरे को पकड़ने का खेल, पत्थर फेंकने का खेल और रेत में घर बनाने का खेल इस सिद्धांत को बल प्रदान करता है। परंतु यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश नहीं डालता कि बच्चे बढ़िया खिलौनों से खेलना क्यों पसंद करते हैं, जबकि उनके पूर्वज ऐसे खिलौने देखे भी नहीं थे। आज का युग विज्ञान और प्रगति का युग है। इसी प्रगति के फलस्वरूप बच्चों के लिए अति उत्तम प्रकार के खिलौने मिलने लगे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे, जैसे हवाई जहाज, रेलगाड़ी, दूर से नियंत्रित करने वाले खिलौने अर्थात रिमोट कंट्रोल टॉयज। ये सब इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। परंतु हम ये भी जानते हैं कि मानव में कुछ मूल प्रवृत्तियां उनके पूर्वजों द्वारा ही आई होती हैं। अतः पुनः स्मरण का सिद्धांत भी लागू होता है और प्ले थ्योरीज का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। पूर्वाभ्यास का सिद्धांत, एंटिसिपेशन थ्योरी, कार्ल ग्रूस ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि बड़े होकर जो कार्य करेंगे उसकी तैयारी के लिए बचपन में ही उसका पूर्वाभ्यास करते हैं हम। उनके ही अनुसार खेल बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार प्रदर्शित प्रवृत्तियों का प्रदर्शन है। प्रदर्शित प्रवृत्ति मतलब मूल प्रवृत्तियों का ही बड़े होकर के प्रदर्शन करना। इन्हीं प्रवृत्तियों के प्रदर्शन से आदतें बनती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो जिनको हम बचपन में किए होते हैं, उनके बार बार अभ्यास से ही हम उनको आदतों में परिवर्तित कर सकते हैं, जो व्यक्ति के चरित्र एवं व्यक्तित्व को निखारती है। कार्ल ग्रूस ने बताया कि इस प्रकार की क्रियाएं बच्चों की शिक्षा तथा भविष्य के लिए आवश्यक है। उदाहरणतः बच्चे छोटी अवस्था में डॉक्टर बनना, पुलिस बनना, व्यापारी बनना, बाबू का कार्य करना और लड़कियों का गुड़ियों द्वारा खेलना आदि क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार के खेलों द्वारा उनके विभिन्न अंगों और एवं विचारधाराओं का विकास होता है। यह सिद्धांत भी इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि बचपन में हम ऐसी क्रियाएं क्यों करते हैं जिनका हमारे भविष्य से कई बार संबंध नहीं होता है।
अतः इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर उनकी भावी व्यवसायी रुचि का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता है। इस प्रकार इस सिद्धांत की पूर्णतः पुष्टि नहीं होती है। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतम मामलों में हम देखते हैं कि बच्चा एक से ज्यादा कई प्रकार की एक्टिविटी करता है, परंतु जब वो इस प्रकार की एक्टिविटी को बार बार करता है तब वो किसी एक नियत मार्ग पर चलता है। अतः जिस क्रिया को हमने बचपन में काफी अभ्यास किया है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना प्रबल होती है। अतः खेल पूर्वाभ्यास का सिद्धांत हम इस आधार पर सही मान सकते हैं। अगला है प्रतिद्वंदिता का सिद्धांत, राइवलरी थ्योरी। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हमारा जीवन एक दौड़, होड़ और प्रतिद्वंदिता का प्रतीक है। यह प्रतिद्वंदिता की भावना खेलों का स्वरूप धारण करके हमारे समक्ष आती है और हम कह सकते हैं कि खेलों द्वारा ही इस भावना का समाधान होता है। खेलों में प्रतिद्वंदिता दिखाने के अनेक अवसर आते हैं। इस उपयोगिता के महत्व को दृष्टिगत रख करके विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं एवं प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, किंतु सभी खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिद्वंदिता का प्रदर्शन नहीं होता है। अनेक खेल अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखकर खेले जाते हैं तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन यहाँ मानना है कि मुख्यतः जो भी खेल होते हैं अमूमन उसमें प्रतिद्वंदिता होती है, जिससे एक विशेष रोचकता उस प्रतियोगिता में उत्पन्न होती है। अतः राइवलरी का थ्योरी सही साबित होता है। अगला है स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत, सेल्फ एक्सप्रेशन थ्योरी, आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत। इसके अनुसार मानव एक चलता फिरता गतिशील प्राणी है जिसमें सोचने समझने की दैवीय शक्तियां तथा विभिन्न प्रकार के संवेग प्रवृत्तियां, आंतरिक शक्तियां एवं प्रेरणा विद्यमान है जो व्यक्त होना चाहते हैं। इस मानव इस विशेषता के कारण ही कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। वास्तव में गति ही मानव जीवन का रहस्य है और खेल इसका एकमात्र स्वरूप है। यह आधुनिक सिद्धांत इस बात को मानकर चलता है कि खेल क्रियाओं द्वारा मानव की आवश्यकताएं भी पूर्ण होती हैं। खेल ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपनी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आजकल यह विचारधारा ही सर्वमान्य है तथा इसी को आधुनिक खेल सिद्धांत कहा जाता है। अतः स्वयं को व्यक्त करना खेलों का मूलभूत आधार है।